हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो प्रीवियस क्लास में जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा था उसमें अपन ने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बता दिए थे। कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। इसके बारे में बताने के बाद में आप अपन केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे आज अपन। तो टॉपिक का नाम क्या है? बॉन्ड पैरामीटर्स। मतलब बॉन्ड से रिलेटेड जो भी नाम्स आएंगे या जो भी टर्म्स आएगी उसको अपन पढ़ेंगे यहाँ पे पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे, देखो। सबसे पहले तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है। फिर सेकंड टॉपिक आएगा बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी। फिर थर्ड टॉपिक आएगा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। और फोर्थ आएगा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड से रिलेटेड एंगल। और फिर एक टॉपिक आएगा रेजोनेंस। और लास्ट है पोलैरिटी इन बॉन्ड। ये बॉन्ड पैरामीटर्स में ये सारे टॉपिक अपन क्लियर करेंगे, एक एक चीज़ को समझाएंगे यहाँ पे। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है। फिर एक न्यू टॉपिक है रेजोनेंस आपके लिए, पोलैरिटी इन बॉन्ड, ये भी इसमें अपन क्लियर करवाएंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो वाले। अब मैंने जो बॉन्ड बताए थे कि कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये आयोनिक बॉन्ड, उसी में अपन एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि आपने जो एक मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल में इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ। तो कोई भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में दो नियरेस्ट या दो बॉन्डेड जो एटम्स है उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इन द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल द इंटर न्यूक्लियर distance between two bonded atoms are known as bond length। तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है कि किन्हीं भी दो एक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ की यूनिट जो है वो क्या क्या हो सकती है, तो अपन यूनिट में इसको लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो सकती है, पिकोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, या एंगस्ट्रॉम हो सकता है, या नैनोमीटर भी हो सकता है। ये सारी यूनिट के फॉर्म में है। हालांकि इन यूनिट के टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। एक पिकोमीटर जो है वो 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल है। मीटर का मीटर में ही रहेगा। देखो सेंटीमीटर जो है 10⁻²⁻2 के बराबर है। एंगस्ट्रॉम 10⁻10। और नैनोमीटर जो है वो 10⁻9 मीटर के इक्वल होता है, एक नैनोमीटर। तो यहाँ मैंने बताया है न्यूक्लियस इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ में ये एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि भाई कैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी। तो वो भी अपन कुछ टॉपिक्स इसमें बताते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के बॉन्ड लेंथ में अरेंज करो, HCl, HF, HBr और HI। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले अपन देखें, H तो सब में कॉमन है, H को भूल जाओ अभी।
अब आ जाता है पीरियोडिक टेबल में, ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। कौन कौन से? हैलोजन फैमिली के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो साइज ऊपर से नीचे क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इनके साथ अपन कह रहे हैं हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन तो सब में छोटा ही है, ये सेम साइज का है। तो बताओ लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी? तो सबसे बड़ी लेंथ जो होगी वो किसकी होगी? यहाँ पे अपन कहते हैं एच आई की। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया वो एच एफ का मान लो, ये एच सी एल का, एच बी आर का, और सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर बना वो किसका? एच आई का। तो अपन इसको पीरियोडिक टेबल के बेस पे अरेंज कर सकते हैं। अगर अप टू डाउन अगर जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में बॉन्ड लेंथ या अपन कहते हैं एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता है अप टू डाउन में। तो सबसे छोटा होगा एच एफ, इसके बाद एच सी एल, इसके बाद एच बी आर, और सबसे बड़ा है एच आई। ये इनका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ किन की ज़्यादा हुई और किन की कम हुई, ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। या क्वेश्चन ये भी आए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें भी बॉन्ड लेंथ के बेस पे अरेंज करो। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, तो लेंथ भी ज़्यादा बड़ी, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो ये बॉन्ड लेंथ के बारे में अपन ने ये चीज़ बताई कि भाई बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ता है। अगर ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट अगर पीरियड्स में जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ जो है डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पे। अगर साइज बड़ी है तो लेंथ भी बड़ी होगी, और साइज छोटा है तो लेंथ भी क्या होगा? छोटा होगा। इस पे ये चीज़ डिपेंड करती है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर पे भी बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर सकती है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये अपन करवा सकते हैं इसमें कि बॉन्ड ऑर्डर पे कैसे इसकी डिपेंडेंसी है। आपको अगर क्वेश्चन दे ये वाला कि इन बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीन टाइप के बॉन्ड आ गए, तो कैसे इसको अरेंज करना है बॉन्ड लेंथ के बेस पे। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे लेंथ घट जाएगी, क्योंकि अपन कहते हैं एक बॉन्ड से बंधा हुआ है, बॉन्डेड है, तो लेंथ ज़्यादा है, दो से ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होगा, और तीन से तो और भी ज़्यादा टाइटली, तो एटम्स जो है बिल्कुल पास में आएंगे, और पास में आएंगे तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सबसे बड़ा लेंथ होगा सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और सबसे कम जो होगा वो किसका होगा? ये इसमें अपन कह रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड का। और इसके एक और अलावा इसमें एक फैक्टर बताते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब क्या हो गया? मान लो एक कार्बन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, और एक नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो अपन कहते हैं सी और एफ का जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा सा छोटा होगा। इसमें जितनी ज़्यादा दोनों में नेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा वो एटम्स ज़्यादा पास में रहेंगे। एन और एफ का बॉन्ड थोड़ा बड़ा होगा, और सी और एफ का बॉन्ड थोड़ा सा क्या होगा? छोटा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड लेंथ को उतना ही कम डिक्रीज, ज़्यादा डिक्रीज करेगा, लेंथ छोटी हो जाएगी। तो अपन ने कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बता दिए आपको, कैसे आपको बॉन्ड लेंथ को अरेंज करना है, कौन कौन से पीरियड्स में और ग्रुप्स में आपको एलिमेंट के नाम याद रखने हैं। इसके बेस पे अपन ने बॉन्ड लेंथ बता दी आपकी। तो ये सबसे पहला टॉपिक अपन ने कराया बॉन्ड लेंथ, और उनकी यूनिट्स जो है वो क्या क्या हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉन्ग, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये सारी इनकी यूनिट्स हैं। अब अपन सेकंड टॉपिक पे आएंगे, जो टॉपिक का नाम है अपना बॉन्ड एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अगले पेज पे, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड की एनर्जी। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक बॉन्ड है, इस मॉलिक्यूल को गैसियस स्टेट में अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसको, इसके लिए जितनी एनर्जी, जैसे इसको मेरे को तोड़ना है, अब तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट in the molecule,
in the molecule energy required to break the 1 mole gas, to break the bond in between 1 mole, to break the bond in 1 mole gas। गैसियस स्टेट में कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे अपन? बॉन्ड एनर्जी। और ये इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल भी हो सकता है। ये इन दोनों की यूनिट है बॉन्ड एनर्जी की, किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल जो यूनिट है ये किसकी है? बॉन्ड एनर्जी की। अब जैसे हाइड्रोजन है H2 है, और H2 में H किसके साथ बॉन्डेड है? H के साथ। तो H2 गैसियस स्टेट में है, और गैसियस स्टेट में अपन को दोनों H को अलग करना है। उसमें जो मान लो डेल्टा H काम में आ गई, वो कितनी काम में आई है? 435 किलो जूल पर मोल। तो ये जो एनर्जी आई है यहाँ पे 435 किलो जूल पर मोल, ये एक मोल के गैसियस मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो वाली है 435। तो इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल है। और 1 मोल गैस के अंदर जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसी को अपन क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी के बारे में अपन ने बता दिया। अब अगर क्वेश्चन आए क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इनमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी? तो दोनों के, इन तीनों के बीच में एटम्स के बीच में बॉन्ड के नंबर देखते हैं। हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा? डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। अपन कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर देन डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उससे कम डबल बॉन्ड, और उससे भी कम कौन सा आएगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड एनर्जी का एक ऑर्डर हो गया इसमें, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में चाहिए आपको? ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ट्रिपल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो बॉन्ड ऑर्डर पे भी ये चीज़ डिपेंड कर सकती है, बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी जो है हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग हो सकती है। जितना टाइटली मॉलिक्यूल एटम्स अगर बॉन्डेड है तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और जितना लूजली बॉन्डेड है उसके लिए एनर्जी क्या चाहिए? कम चाहिए। तो ये बॉन्ड एनर्जी जो अपन ने बताया यहाँ पे, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशंस और उसका एक एग्जांपल और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस। अब इसके बाद में अपना आएगा एक टॉपिक, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आएगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल in polyatomic molecule, the angle between two bond is known as bond angle। बॉन्ड एंगल। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल आएगा, जैसे मान लो ये बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन आया हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल दिख रहा है अपन को, डिग्री में निकालते हैं एंगल। ये जो एंगल दिख रहा है, और एंगल को ही अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? बॉन्ड एंगल। लेकिन डाई एटॉमिक के लिए ये नहीं लिखना है अपन को, किसके लिए लिखना है? पॉली एटॉमिक के लिए। और पॉली एटॉमिक में जैसे एग्जांपल कौन सा हो गया? H2O, H2S, ये इनके एग्जांपल है। H2O का स्ट्रक्चर ऐसा है, OH और H।
और यहाँ पर अपन कहते हैं दो लोन पेयर भी होते हैं। लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक और एक दो जने ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं, वो रहेंगे इसको पेयर के फॉर्म में। या एंगल अपन लिखेंगे 104.5 डिग्री, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। या अपन H2S का भी ले सकते हैं या CH4 का भी ले सकते हैं। CH4 का एंगल कैसे निकालते हैं, कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और ये 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम का मतलब 3 डायमेंशन है। इसमें दो एटम के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है लगभग 109.5 डिग्री, ये सब जगह इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं इसके अंदर ही बन रहा है, चारों में ये बॉन्ड इक्वल रहेगा 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बेस पे अपन बता रहे हैं ये एंगल कितना है, 109.5 डिग्री। तो इसी को अपन नाम दे सकते हैं बॉन्ड एंगल। अब क्वेश्चन अगर आए H2O और H2S में से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो आपको लिखना है H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। इसका रीज़न आगे भी बताएंगे अपन, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है और H2S का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है। जैसे H2O का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही किसका स्ट्रक्चर है, H2S का। सल्फर है, ये H और ये H, इस पे भी सेम है, दो लोन पेयर हैं, लेकिन सल्फर की नेगेटिविटी थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन सल्फर से थोड़े से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ थोड़ा सा एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, लगभग 95 96 के इक्वल आ जाएगा ये एंगल। तो जो बॉन्ड एंगल है वो अगर अपन देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास में रहेंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे तो एंगल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इन दोनों में बॉन्ड एंगल के बारे में अपन ने बताया, एंगल क्या होता है ये चीज़ भी बता दी। अब बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स में जो लास्ट चौथा टॉपिक अपना है, बॉन्ड एनर्जी करा दी, बॉन्ड लेंथ करा दी, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ले लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, फोर्थ टॉपिक, बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड in between two atoms, that is bonded with each other, bonded with each other, is known as bond order। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। एक एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उसको ही अपन नाम देंगे बॉन्ड ऑर्डर। जैसे ये है, इसमें और इसमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो अपन इसको बॉन्ड ऑर्डर में क्या लिखेंगे, 1। अब यहाँ इसमें डबल बॉन्ड बना दिया तो 2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया। तो दो एटम्स के बीच में अगर जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। H2 O2 और N2 इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं। H और H के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि H और H के बीच में बॉन्ड भी कितना बनाते हैं अपन, सिंगल। O और O के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। एल्केन में भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा। अगर एल्कीन है तो डबल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे अपन लिख सकते हैं किसके बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो ये बॉन्ड ऑर्डर करवा दिया अपन ने। लास्ट टॉपिक जो आता है अपना, इसका लास्ट नहीं मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक आता है वो रेजोनेंस। रेजोनेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए अपन को। तो अगला टॉपिक लेते हैं अपन, रेजोनेंस, पांचवा।
अगर मान लो प्रीवियस में एक बार वापस देखता हूँ, देखो अगर आपको पूछे तीनों में से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, तो अपन कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो इन तीनों में से बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? तो अपन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी है, एक मार्कर को तोड़ना इजी है, आराम से टूट जाएगा। लेकिन दो मार्कर मेरे हाथ में दे दिए एक साथ तोड़ने हैं तो वो थोड़ा मुश्किल से टूटेगा, और तीन तो दे दिए तो वो तो टूटेगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ अपन कहते हैं नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की उससे कम, और हाइड्रोजन की उससे भी कम। और जो लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक है अपना वो है रेजोनेंस। और रेजोनेंस जो है एक ही मॉलिक्यूल के, देखो रेजोनेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में ही आता है। अगर ये समझ में आ गया, ट्वेल्थ में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो 11th में पढ़ा हुआ है तो वो चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि आपको एक ही मॉलिक्यूल के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। देखो लेविस स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे मैंने लेविस स्ट्रक्चर बना दिया CH4 का या किसी का भी बना दिया, तो NH3 का बना दिया, NH3 में आप क्या बनाते हैं, ये डॉट 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 और यहाँ H लगा देते हैं तीनों जगह, फिर कहते हैं ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन इस स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज़ अपन नहीं बता सकते, सारे बॉन्ड के नेचर नहीं बता सकते। तो अपन को एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाएंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा बनता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ड्यू टू द रेजोनेंस दे आर मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेस पे अपन बताते हैं कि जिनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगा उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं आप, सिंगल लेविस स्ट्रक्चर can't be shows all the properties of molecule, all the properties of molecule, so more than one structure of molecule is known as resonating structure. Structure STRUCT structure. Due to the resonance stability of molecule increases. In the resonance pi electron of molecule delocalize. So different structures are found. Different structure are found. तो एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो आते हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये रेजोनेंस जो है ये एक प्रॉपर्टीज़ है, हालांकि ये अपन कहते हैं देख नहीं सकते रेजोनेंस, इसमें अपन कहते हैं ये सारा अपन इमेजिन कर सकते हैं कि रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस है वो आपको ध्यान रखनी है। कंडीशंस क्या है,
कंडीशंस ये याद रखनी है, अगर डबल सिंगल और डबल बॉन्ड आए, अल्टरनेट आए, तो आपको रेजोनेंस करना है। और लॉन पेयर सिंगल और डबल बॉन्ड आए तो भी रेजोनेंस करना है। पॉजिटिव सिंगल और डबल बॉन्ड आए तो भी रेजोनेंस करना है। नेगेटिव सिंगल और डबल आए, कुल मिला के अगर ये कंडीशंस आती है, इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशंस। अगर ये कॉन्जुगेशन की कंडीशंस कहीं पे भी आती है आपको, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? रेजोनेंस। और जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के बनेंगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे अपन को बनाना है, ये अपन दिखाते हैं आगे इसमें। तो ये रेजोनेंस के लिए डेफिनेशंस है और रेजोनेंस की कंडीशंस अपन ने बता दी। अब नेक्स्ट जो है, इसमें अपन कुछ स्ट्रक्चर्स बताएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी मॉलिक्यूल के। तो ये पेज पे लेते हैं, इसमें बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। अच्छा, जिस स्ट्रक्चर में एक ही मॉलिक्यूल, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो है एक ही स्ट्रक्चर में अगर दिखाएंगे, तो उसको अपन रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला आपको मालूम है, C6H6 होता है। 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है आपने। बेंजीन क्या होता है? C6H6। और अल्टरनेट क्या होता है? डबल बॉन्ड। अब देखो कंडीशन वही आ रही है, डबल सिंगल और डबल। और डबल सिंगल डबल अगर आता है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ डी लोकेलाइज होगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ मूव करेंगे, तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे आप? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों को एक ही स्ट्रक्चर में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं। जैसे यहाँ सारी जगह डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, तो आपको एक ही स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर देना है। इसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसके अलावा अगर एक और कार्बोनेट का बनाएं, कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बोनेट का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताते हैं। CO3 माइनस, फॉर्मूला है CO-O-, और ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। अब कंडीशन वही आ रही है, नेगेटिव सिंगल डबल। और नेगेटिव सिंगल डबल में ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहाँ पे? CO-, ये आ जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड और माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ रेजोनेंस बना। एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ वापस मूव कर जाएगा, तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और O-। तो ये रेजोनेंस है एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर। इन तीनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, तो लास्ट हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बन सकता है। ये तीनों सिंगल, फिर O लगा दिए तीनों पे, और अब हम डॉटेड लाइन से इसको डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तीनों पे माइनस भी आ सकता है। यह हाइब्रिड स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन का। तो आज जो अपन ने टॉपिक में कराया है, 5 टॉपिक कराए आपको अगर याद है तो। देखो, सबसे पहले अपन ने कराया था बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स के बीच के जो लेंथ होती है न्यूक्लियस की, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बाद में अपन ने बताया था बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। ये जो बॉन्ड बना हुआ उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं अपन? बॉन्ड एनर्जी। फिर अपन ने बताया था बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड आएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये वर्ड भी अपन ने बता दिए थे। फिर चौथा अपन ने बताया था इसमें बॉन्ड एंगल। दो एटम के बीच में या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम से रिलेटेड जो बॉन्डेड है, सेंट्रल एटम का मतलब बीच वाला, उससे जो बॉन्डेड है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको आप क्या नाम दोगे? बॉन्ड एंगल। और लास्ट जो आज का टॉपिक मैंने कराया था रेजोनेंस। एक ही मॉलिक्यूल का एक लेविस स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसके लिए आपको इस मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इसके लिए कंडीशंस मैंने बताई, डबल सिंगल डबल,
डबल नेगेटिव सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल, अगर ये कंडीशन आएगी तो आपको उसमें रेजोनेंस करना है। और ये इसके एग्जाम्पल, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक ही स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल से अपन इसके आगे बढ़ाएंगे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है, और कुछ आगे और नए टॉपिक अपन करेंगे। तो रेगुलर वीडियोस को, जो इस क्लास में जैसे कभी गैप आ जाता है 5-6 दिन का, पुराने वीडियोस को देख के न्यू क्लास को देखो, क्योंकि पुराने वीडियोस से रिलेटेड ही आगे से आगे क्लास कनेक्ट रहती है। तो आप पुराने जो लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यू वॉच कीजिए, फिर ये वीडियोस को देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जो टॉपिक उनके क्लियर नहीं हुआ वो भी इनके क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके बच्चों।